एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था जो इस आंदोलन के विरोध में था, और तब उन्होंने जो है जो भारत छोड़ो आंदोलन के बात उठाने वाले लोग थे उनके खिलाफ जो है मुखबरी की थी और अंग्रेजों का साथ दिया था। कि पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी विरासत जो आरएसएस की है या हिंदू महासभा की है, ये सब लोग जो है देश की आज़ादी के विरोध में थे। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं आज 9 अगस्त है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की वो ऐतिहासिक तारीख जब अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई थी, एक आंदोलन छेड़ा गया था। लेकिन कुछ गिनी चुनी पार्टियों को छोड़कर देशवासी से मना नहीं पा रहे या इसको याद दिलाया नहीं जा रहा। उस मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि जिस तरह से मोदी सरकार हर चीज़ को लेकर ताना मारती थी कांग्रेस पर, अब वो वही चीज़ें दोहराती हुई नज़र आ रही है। सर, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, ऐसा है कि आज 9 अगस्त है जी, और 9 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन भारत के इतिहास में इसलिए है क्योंकि इस दिन कांग्रेस की तरफ से सन 1942 में पूरे देश ने एक आंदोलन छेड़ा था, और उस आंदोलन का नारा जो था वो यह था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इससे पहले जो है एक बड़ा सम्मेलन जो है ग्वालियर टैंक एक जगह है बम्बई में, वहाँ पर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और उसमें ये तय किया गया था कि 9 अगस्त से अंग्रेजों को कहा जाएगा कि भारत छोड़कर चले जाओ। ठीक है। इस आंदोलन में पूरा देश जो है शामिल था, लेकिन इस आंदोलन के विरोध में 3 दल थे उस समय। एक हिंदू महासभा थी जो कि इस आंदोलन के विरोध में थी और वो अंग्रेजों के साथ मुखबिरी कर रही थी। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था जो इस आंदोलन के विरोध में था, और तब उन्होंने जो है जो भारत छोड़ो आंदोलन के बात उठाने वाले लोग थे उनके खिलाफ जो है मुखबरी की थी और अंग्रेजों का साथ दिया था। अच्छा। तीसरे इसमें वो लोग थे जो मुस्लिम लीग के लोग थे, और मुस्लिम लीग के लोग जो है वो ये मानते थे कि अंग्रेजों के भारत छोड़ जाने से हम संकट में पड़ जाएंगे, और उन्होंने इसका विरोध किया था। तो आज हम देखते हैं कि मोदी जी जब भी कोई भी आह्वान राष्ट्र के नाम पे करते हैं तो वो हमेशा जो है इतिहास से उन तारीखों को चुरा कर कहते हैं जो कि हिंदुस्तान के ऐतिहासिक आज़ादी के आंदोलन की धरोहर हैं। कभी वो कहते हैं कि जी गांधी जी के 70वें जन्मदिन पर हमें ये करना है, गांधी जी का जब 75वीं वर्षगांठ देश मनाएगा तब हमें ये करना है। लेकिन देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के जो सबसे अनछुए पहलू हैं जिनको लेकर के पूरे देश के लोगों को गर्व है और पूरे देश के लोग समझते हैं कि ये हमारी ऐतिहासिक विरासत है, क्योंकि आप देखिए कि जब 1857 में पहले गदर का आंदोलन हुआ था तो उस गदर के आंदोलन की शुरुआत से भारत की आज़ादी की पहली चिंगारी जो है तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई ने उठाई थी। उसके बाद देश में गदर हुआ। गदर के बाद जो है देखते हैं हम लोग कि उसी समय जब गदर का आंदोलन चल रहा था तो महारानी लक्ष्मीबाई को जब शरण लेने के लिए वो हिंदुस्तान की ग्वालियर रियासत के सिंधिया खानदान के पास पहुंची तो सिंधिया खानदान ने उसका समर्थन नहीं किया, उसका विरोध किया, और एक तरह से मुखबिर अंग्रेजों को उन्होंने अपनी मुखबिरी कर कर साथ दिया, और महारानी लक्ष्मीबाई की उस समय जो है बलिदान हुई। तो ऐसी हालत में हम देखते हैं कि अब जो है हिंदुस्तान में अगर हम एक चीज़ का बंटवारा करना चाहें कि कौन से लोग हैं जो देश की आज़ादी के पक्ष में थे और कौन से लोग जो थे देश की गुलामी के पक्ष में थे, तो एक तरह का बंटवारा आज के समय में हो जाता है कि पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी विरासत जो आरएसएस की है या हिंदू महासभा की है, ये सब लोग जो है देश की आज़ादी के विरोध में थे। और इसीलिए पहली बार है कि भारत सरकार ने 9 अगस्त 2021 को विज्ञापन तक नहीं दिए, इस बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं की, इस बारे में कोई समारोह भी नहीं किया, और एक तरह से बताता है कि जैसे आज़ादी के इतिहास में जो है 9 अगस्त 1942 का कोई दिन का कोई महत्व ही नहीं है। कुल उस समय जो है आप देखिए लाखों लोगों ने जो है अपनी कुर्बानी दी, लाखों लोग जो है जेल गए, बहुत सारे शहीदों की कुर्बानी हुई, और एक तरह से ये हमारे ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का एक वो विरल क्षण है जिसके ऊपर जो है हर आदमी को गर्व होना चाहिए। लेकिन आज की सरकार, आप ये तो मानते होंगे सर, कमी कांग्रेस की रही, इतने साल सरकार रही लेकिन लोगों को याद दिला नहीं पाई, उस तरह से मना नहीं पाई। नहीं, ये आप ये मत समझिए। ऐसा है कि हमारे यहाँ एक हमेशा एक मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं वो भी जो है आज़ादी के सपनों की, क्योंकि आप लोगों को अगर ये याद दिलाएंगे कि आप आज़ाद हैं, आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, तो उससे सत्ता को डर होता है। अच्छा। चरित्र जो है सत्ता का कभी नहीं बदलता। आप देखिए अगर राजा महाराजा थे तब भी सत्ता का चरित्र नहीं था। आप देखेंगे उसके बाद जब जो है
मुगलों का राज आया तब भी देश में जो है सत्ता का चरित्र नहीं बदला। बिल्कुल। जब देश में अंग्रेजों का शासन था तब भी देश में सत्ता का चरित्र नहीं बदला, और देश में आज़ादी के बाद भी सत्ता का चरित्र नहीं बदला है। सत्ता का चरित्र का मतलब है राजा का चरित्र, और राजा के साथ साथ आप देखेंगे कि चरित्र उस नौकरशाही का या शासन को चलाने वाले लोगों का, वो हमेशा सोचते हैं कि लोग जो है सत्ता के हकदार नहीं है, सत्ता के असली हकदार जनता है, जनता उन्हें चुनती है। लेकिन वो ये नहीं मानते कि जनता जो है सार्वभौमिक जो सत्ता है वो जनता के पास है। इट्स ए मैंडेट ऑफ पीपल। लोगों का जो इच्छा है वही शासन में फलीभूत होती है। लेकिन आप देखेंगे कि बड़ी विचित्र स्थिति है कि जब इंदिरा गांधी ने 1975 से 77 के बीच में देश में इमरजेंसी लगाई, और उस समय जो भाजपा के नेता थे, जो आज सत्ता में बहुत सारे उस समय के जिंदा लोग हैं, उनको देखेंगे वो बहुत सारे लोग जो है उस समय जेलों में रहे, उनको हर तरह की त्रासदी और दमन का सामना करना पड़ा। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे आप लाल कृष्ण आडवाणी को ले लें, वो सत्ता में रहे उस समय, और दमन का उन्होंने उसके बाद जो है सामना किया। दमन के बाद जब वो दोबारा सत्ता में आए और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तब भी उन्होंने दमन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। अच्छा। हमेशा माना जाता है कि अगर कोई नेता, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी हॉरिफाइड अनुभव से गुजरता है, मान लीजिए जेल में गए, जेल की उन्होंने कालकोठरी देखी, या अस्पताल में गए, अस्पताल में भयावहता देखी, तो उसके बाद उसको अकल आनी चाहिए और वो उससे प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ी को सही मार्ग दिखाने के लिए सही कदम उठाए। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कि जो लोग इमरजेंसी में जेल में रहे, वो सारे के सारे लोग सत्ता में आने के बाद उनका चरित्र उसी तरह का रहा जो कि उस समय कांग्रेस का चरित्र था 1975 से 77 के बीच में। बिल्कुल। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो खाने वाले हैं और जो खाए जाने वाले हैं, उनकी भूमिका बदल जाती है। एक व्यक्ति जो है यहाँ से उठकर जो है ऊंचे आसन पर बैठ जाता है, दूसरा व्यक्ति ऊंचे आसन से उठकर नीचे आ जाता है, लेकिन वो जो है जो सत्ता की मूलभूत कमियां और खामियां और सत्ता की बुराइयां हैं उनके बारे में नहीं बोलता। अब जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं पी चिदम्बरम का। पी चिदम्बरम वो मंत्री हैं जो कि केंद्र सरकार में मंत्री थे, जिन्होंने कि यूएपीए एक्ट को लागू किया, जिन्होंने जो है बहुत सारे अमेंडमेंट किए और ईडी को मैक्सिमम पावर दी। बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो कि एनआईए का गठन जो है उन्होंने किया। उसके बाद जब एनडीए की अभी एनडीए की सरकार ने उनको बंद कर दिया, और वो जो है एक छोटे से मामले में 5 लाख की रिश्वत के मामले में 3 महीने तक जेल में रहे। तो आप ये मत सोचिए कि उस व्यक्ति का चरित्र बदल गया है। उस व्यक्ति को मन में इस तरह की कोई प्रेरणा नहीं, उनका कोई बयान नहीं आया कि ये जो बुरे एक्ट मैंने पास किए हैं, मैंने उसके लिए पछतावा है। बहुत सारे एक्ट हैं, हम देखते हैं कि कपिल सिब्बल जब केंद्र में जो है लॉ मिनिस्टर थे या मंत्रिमंडल में थे, वो जो है उन्होंने एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एक्ट जो है वो पास किया, और उसमें वो जब सुप्रीम कोर्ट में भूषण स्टील के मामले में एक नितिन जोरी है उसकी पैरवी कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि सरकार का ये जो एक्ट है ये बड़ा गलत है। अच्छा। उस एक्ट में लिखा था कि व्यक्ति को जमानत जो है जज अपने विवेकाधिकार से नहीं देगा, बल्कि अगर आईओ कहेगा कि इसको बेल देनी है तो बेल देगा, नहीं तो बेल नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो मैंने उनको कहा कि ये एक्ट जो है आपके समय में पास हुआ, तो आप कम से कम आज के समय में तो ये कहिए कि भविष्य में जो है अगर हम सरकार में आते हैं तो हम इन कानूनों को बदलेंगे। तो उन कानूनों को बदलेंगी उनकी जो है इच्छा शक्ति जो है किसी भी व्यक्ति से आप नहीं सुनेंगे। कोई आदमी नहीं मानता कि मैंने भविष्य में आने वाले समय में कोई सुधार करने हैं, क्योंकि भूतकाल में मैंने कोई पाप किए हैं। तो जब आप पापी मानेंगे तभी आपके मन में पश्चाताप होगा, और जब आपके मन में पश्चाताप होगा तभी आप जो है सुधार करेंगे। तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी है, वो ये नहीं मानती, उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए, आरएसएस को क्षमा मांगनी चाहिए। अब आरएसएस को जो है एक तरह से 96 ईयर्स हो गए हैं, 1925 में बनी थी, अब 2021 में हम हैं। उन्होंने कभी क्षमा नहीं मांगी कि हमने गलती की है, हमने देश के संविधान को नहीं माना था, हमने देश के तिरंगे को नहीं माना था, हमने अंग्रेजों की मुखबरी की थी, हमने देश की आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया था, ये जो कि हमने देशद्रोह का काम है वो किया था। वो कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर वो कहेंगे तो उनको ये लगेगा कि वो जिन लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि हर आदमी अपने बारे में एक ही चित्र पेंट करता है कि उसमें सारे अच्छे गुण हैं, अवगुण नहीं है। अवगुण और गुण जो है मानव स्वभाव का एक हिस्सा है। आदमी जो है अच्छी बातें भी करता है, बुरी बातें भी करता है, लेकिन आदमी अगर ये पेंट करने लगे कि मेरे अंदर अच्छाई और बुराई है ही नहीं मेरे अंदर, तो ऐसी हालत में उसके सुधरने की संभावना झूठी हो जाती है, गलत हो जाती है। और ऐसा इसका मतलब ये होता है कि वो आदमी जो है वास्तव में मनुष्य नहीं है, पाखंडी है, पाखंड करता है। बिल्कुल। आप गुरुओं के बीच में देखेंगे, गुरु हमेशा क्या कहेगा शिष्य को कि जो मैं कहता हूं वो कर, जो मैं करता हूं वो मत कर।
सही बात है। तो इसका मतलब है कि गुरु भी जो है पाखंड का शिकार है और वही शिष्य को जो है पाखंड शिकार है। तो एक हिंदुस्तान की एक सांस्कृतिक परंपरा है जिसमें हमने जो है हर व्यक्ति के चरित्र को पाखंडी चरित्र बना दिया है। हम सबका चरित्र जो है दोहरा चरित्र है। एक और हम चाहते हैं कि अच्छाई हमारे साथ हो, दूसरी ओर हम चाहते हैं कि हम लोगों के साथ बुराई कर रहे हैं वो चलती रहे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, मोदी जी की सरकार जो है, अगर आज 9 अगस्त 2021 में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ नहीं मना रही तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले 6 दिन बाद जब वो 15 अगस्त को लाल किले पर भाषण देंगे तो वो भाषण भी झूठा होगा, थोथा होगा और एक तरह से रसमदायगी होगा। और ये बताएगा कि भारत का प्रधानमंत्री भाषण तो देता है लेकिन उसके दिल से वो आवाज़ नहीं आती, मन से वो आवाज़ नहीं आती, बल्कि वो मन की बात जो रेडियो पे करते हैं वो भी एक झूठी होती है। लोग मानते हैं कि वो मनगढ़ंत बात है। तो अगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपकी ये राय बन जाए कि 70 बार उन्होंने अगर मन की बात की है और उन्होंने मन की बात में झूठ बोला है, तो ऐसी हालत में आप देखेंगे कि आज़ादी के 74 साल बाद भी वो जो है लाल किले पर 15 अगस्त को जब भाषण देंगे तो वो भी झूठी की बात होगी, उसमें सच्चाई नहीं होगी। और इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ ना बनाना ये बताता है कि वो आज़ादी के मूल्यों से उनका कोई मोह नहीं है, आज़ादी के मूल्यों के प्रति उनका कोई समर्पण नहीं है, आज़ादी के मूल्यों के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है। और आज़ादी का एक ही मतलब होता है कि हर आदमी को समानता का अधिकार मिले, हर आदमी को जो स्वतंत्रता का अधिकार मिले, हर आदमी को एक सही जीवन जीने का अधिकार मिले जिसमें उसे सम्मान मिले। और आपने देखा होगा अभी कल ही भारत के प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा है कि जेलों को छोड़िए, थानों में सबसे ज्यादा मानवीय अधिकारों का हनन होता है। बिल्कुल कि जेल की बात की बात है, थाने में आदमी को आदमी नहीं समझा जाता, आदमी के मानवीय अधिकार जीरो हो जाते हैं, उसके साथ मारपीट होती है, उसके साथ हिंसा होती है, उसका दमन होता है। तो थाना जो है वो भारत के संविधान या किसी भी देश के संविधान की पहली सीढ़ी होती है जहां नागरिक अपने साथ हो रहे अन्याय के रेडरेसल के लिए, अपने अन्याय के मुकाबला करने के लिए वहां जाके ये अपनी आप समझिए एक तरह से दरियाफ्त करता है। और वो एक तरह से एक पुराने जमाने में हमारे एक परंपरा आती है कि जहांगीर का घंटा था कि महाराज जब जहांगीर का राज था तो जहांगीर ने अपने महल के बाहर एक घंटा लटका रखा था और उस घंटे का मतलब ये था कि कभी भी कोई भी फरियादी जाकर उस घंटे को बजाता था तो जहांगीर जो आकर पूछता था भाई क्या हुआ और उसका फैसला होता था। तो हिंदुस्तान में थाना जो है एक तरह से जहांगीर का घंटा है। लेकिन थाने का मतलब यह है कि अगर आप थाने में जाएंगे तो पुलिस का काम एक ही है, वो देखेगी मालदार कौन है, किससे पैसा मिल सकता है। आप चोर हो, बदमाश हो, गृहकट हो, लुच्चे हो, मर्डरर हो, आप कोई भी हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो थाने में आपको इज्जत मिलेगी। अगर आप सही है, आप पीड़ित हैं, जैसे कि हमने देखा हाथरस के जो पीड़िता थी उसके परिवार के साथ जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या अन्याय किया, उसकी लाश को जो है रातों रात जला दिया। इसी तरह और जगह के भी जो मामले हैं, उन्नाव का लड़की के परिवार के साथ किस तरह उसके परिवार में थाने में झूठे मुकदमे बनाए गए जिससे उसके पिता की मौत हो गई। तो यूपी अपने आप में आज के समय में एक जो है दमन का प्रतीक हो गया। और मुझे लगता है NV रमन्ना जो कल भाषण दे रहे थे थानों की दुर्दशा के बारे में, वो जरूर उत्तर प्रदेश के हर थाने के बारे में बोल रहे थे। और लेकिन हम देखेंगे कि जो पार्टी आज जो है भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ नहीं मना रही, वो भी उत्तर प्रदेश में थानों की हालत को सुधारने के मुख्य न्यायाधीश के जो बयान है उस पर कोई ध्यान नहीं देगी। और इसीलिए देश की विडंबना है कि 9 अगस्त को जब हम भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मना रहे हैं तो देश की जनता को जो है ये कहना पड़ रहा है कि जो भारत के संविधान के विरोध में हैं, जो भारत की जनता के विरोध में हैं, जो भ्रष्टाचार के विरोध में हैं, जो पेगासस से जासूसी करने वाले हैं, और ऐसे लोगों को जो है हटने के लिए, उनको निकालने के लिए दोबारा वैसे ही आंदोलन चलाने की आज ज़रूरत है। और इसीलिए कहना पड़ेगा कि हमें कहना पड़ेगा कि RSS के लोगों भारत छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत छोड़ो, और आप जो है देश को बर्बाद कर रहे हो इसलिए आप भारत छोड़ो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये पूरी चीज़ें बताई कि ये कब शुरू हुआ था और कौन लोग इसके विरोध में थे, चाहे हिंदू महासभा हो, मुस्लिम लीग हो या राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी कि RSS हो, वो आज भी कहाँ पर है ये रविंद्र जी ने बताया। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।